नया चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है इस चैप्टर में। नॉर्मली हम बैंक के ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? या तो हम बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं या हम कैश बुक में दो कॉलम मेंटेन करते हैं। एक कॉलम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पर, और एक कॉलम बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, अगेन डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ। अगर हमारे पास कैश होता है या हमारे बैंक अकाउंट में कैश होता है, पॉजिटिव बैलेंस, तो हम इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं क्योंकि कैश इज एन एसेट। और अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और जिसने भी पैसा दिया उसे क्रेडिट करते हैं। तो वो सारी एंट्रीज रिसीट की, पैसे आने की सारी एंट्रीज डेबिट साइड में होंगी और पेमेंट्स की सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड में होंगी। तो जब भी मैं आपको कैश बुक उठा करके बैंक कॉलम देखूं और अगर उसमें डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक में आपके पैसे रखे हुए हैं, बैंक के पास आपके पैसे हैं। ठीक है? हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिर्फ हम ही रिकॉर्ड नहीं रखते, बैंक भी उसका रिकॉर्ड रखता है। तो बैंक के हिसाब से बैंक के पास हमारे कितने पैसे हैं, ये हमें पता चलता है बैंक स्टेटमेंट से या पासबुक से। तो टाइम टू टाइम हम बैंक से एक स्टेटमेंट मंगाते हैं जिसमें हमारे अकाउंट की सारी डिटेल, सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर पासबुक भी वो स्टेटमेंट की तरह ही है लेकिन वो बुक फॉर्म में है। तो हम पासबुक को बैंक भेजते हैं, उसमें नए ट्रांजैक्शंस प्रिंट हो जाते हैं, अपडेट होके आ जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में बैंक के हिसाब से क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वो पासबुक कुछ ऐसी होती है। तो उसमें डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स मतलब ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, इसमें रेफरेंस नंबर्स, चेक नंबर वगैरह काफी डिटेल रहती है। एक कॉलम विड्रॉल का, एक कॉलम डिपॉजिट का और एक कॉलम बैलेंस का। देखिए, जब हमारे पास पैसे होते हैं बैंक में तो हम उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, हमने बैंक को पैसे दे रखे हैं। लेकिन बैंक के पर्सपेक्टिव से, अगर हमने बैंक को पैसे दिए, बैंक के पास पैसे जमा कराए, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से तो ये लायबिलिटी है। बैंक क्या एंट्री पास करेगा? कैश टू जो भी अकाउंट होल्डर है, जिसके नाम से भी अकाउंट है, क्योंकि जब मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए तो मैं बैंक को पैसे दे रहा हूं, ये मेरे पैसे बैंक के पास रखे हैं, कभी ना कभी बैंक से वापस लूंगा। तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट में पैसे होने को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, लेकिन बैंक के हिसाब से उसी चीज को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो अगर आपकी बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपके पैसे बैंक के पास हैं। ये डेबिट और क्रेडिट अच्छे से समझ लीजिए, अदरवाइज इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके। अब ये लेजर अकाउंट नहीं है, जिसमें टी फॉर्मेट का लेजर अकाउंट नहीं है जिसमें एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट है। विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स हैं। विड्रॉवल का मतलब ड्रॉइंग्स, डेबिट, और डिपॉजिट मतलब हमने पैसे जमा करे हैं जिससे बैंक के पास हमारे पैसे बढ़ गए, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिट। पासबुक हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से होती है, इसलिए हमारे पैसे बैंक के पास है तो क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, हमने कैश जमा कराया तो ये डिपॉजिट में 2000 दिखाएगा, और सपोज पहले कोई बैलेंस नहीं था, तो अब हमारा बैंक में स्टेटमेंट या पासबुक के हिसाब से हमारे बैंक में दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस है 2000 का। फिर हमें किसी से पेमेंट आई, तो किसी ने चेक जमा कराया हमारे अकाउंट में, इस पर्सन ने, और डिपॉजिट्स में 22,000, अब हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ के 24,000 हो गया। इसी तरह जब हम कैश विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉवल में डेबिट 5,000 और अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन जो 24,000 था वो 5,000 कम होके 19,000 हो गया। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस 19,000 का मतलब हमारे 19,000 रुपए अभी भी बैंक के पास है, जो बैंक के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए एसेट है। ये क्लियर हो गया कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या?
नॉर्मली हमारी बुक्स में जो बैलेंस है, कि हम बता रहे हैं, हमारी बुक्स बता रही हैं कि बैंक में इतने रुपए होने चाहिए, और रियल में बैंक में जितने रुपए होते हैं, नॉर्मली आइडियली वो सेम होने चाहिए, लेकिन वेरी ऑफन अक्सर ऐसा होता है कि वो सेम नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बनाना पड़ता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement or bank passbook showing entries that are reasons for the differences. सबसे पहले तो BRS कौन बनाता है? बैंक नहीं बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बैंक नहीं बनाता जस्ट बिकॉज नाम में बैंक है, हम बनाते हैं। जो अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक में अकाउंट है, वो पर्सन बनाता है। वो बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक देखता है, दूसरी तरफ वो अपनी कैश बुक देखता है, और दोनों को कंपेयर करता है। रिकंसिलिएशन का ये मतलब है कंपेयर करना, और अगर डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना कि क्यों डिफरेंसेस हैं। तो बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट होल्डर बनाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन आप जब भी करेंगे किसी पर्टिकुलर डेट पे करेंगे, जैसे बैलेंस शीट होती है ना, एज ऑन डेट। तो किसी एक दिन के बैलेंसेस आप कैश बुक और पासबुक के हिसाब से मिलाएंगे और दोनों को रिकंसाइल करेंगे, और उसमें जो रीजंस हैं जो डिफरेंस कॉज कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है और दोनों बैलेंसेस को मैच किया जाता है। ठीक है, और आइडियली डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर ट्रांजैक्शंस को हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डिफरेंसेस क्यों होंगे? दोनों बैलेंसेस मैच करने चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस तरह के डिफरेंस क्यों होते हैं आगे जाके देखेंगे, लेकिन उसके पहले बीआरएस क्यों बनाते हैं? सिर्फ फन के लिए नहीं बनाते, उसका कुछ एडवांटेज है, कुछ यूज है। कई बार हम एंट्री करने में एरर कर देते हैं, बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में एरर कर देते हैं, या बैंक वाले भी एरर कर सकते हैं। जब बीआरएस बनाते हैं, दोनों बैलेंसेस को कंपेयर करते हैं, तो ये एरर्स हमारी नोटिस में आ जाती है। कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस को बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने में ज्यादा देरी लग रही है, तो ये हमारे नोटिस में आ जाता है और हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अगर हम रेगुलरली रिकंसिलिएशन बनाते रहें तो एम्बेजलमेंट यानी कोई आपके अकाउंट से बिना आपको बताए पैसे निकाल ले, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई सपोज कोई स्टाफ है वो चोरी करना चाहता है, तो उसको आपकी चेकबुक मिल गई, उसने चेक काटा, आपके सिग्नेचर फॉर्ज किए, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो अब वो बुक्स में आपके जर्नल एंट्री करके पैसे नहीं निकालेगा, वो बस बैंक से निकाल लेगा और भाग जाएगा। जब आपको स्टेटमेंट मिलेगा आप देखेंगे डिफरेंस है बैलेंस में, क्योंकि आपके बुक्स में तो उसकी कोई एंट्री नहीं है, वो तो आपको बिना बताए उसने एक चेक चुरा लिया और पैसे निकाल लिए। तो अगर आप रेगुलरली रिकंसिलिएशन करेंगे तो ऐसी चोरियां जल्दी पकड़ी जाएंगी और ऐसी चोरियां होने की चांसेस भी कम हो जाती हैं। और कैश बुक में जितनी भी आपने एंट्रीज करी हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज करी हैं, उनका एक वेरिफिकेशन हो जाता है, एक कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये बैलेंसेस सही हैं। ठीक है, तो ये फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं बीआरएस के। डिफरेंसेस होते क्यों हैं? कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि बैंक और आपके हिसाब से जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस क्यों होगा? तो इसके कारण है। पहला कारण है टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंस का सिंपल मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन है जो हमने मेरे हिसाब से हो गया, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो बैंक में वो 2 या 3 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होगा, जैसे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इन सबको आगे के वीडियोस में एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे, कैसे रिकंसाइल करते हैं, क्या एडजस्टमेंट करते हैं, सब समझेंगे। अभी सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया, बैंक में वो एंट्री आएगी 2 दिन के बाद। इस बीच अगर मैं बैलेंसेस कंपेयर करूं तो टाइमिंग डिफरेंस के कारण दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होंगे, रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो बैंक डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेता है और हमें बाद में पता चलता है। तो जब तक हमें पता नहीं चला हम कैश बुक में एंट्री कैसे करेंगे, और तब तक ये डिफरेंस रहेगा। तो बीआरएस बनाने से ये भी क्लियर हो जाता है। और तीसरा, एरर्स।
एरर हमारी बुक्स में भी हो सकती है और बैंक की तरफ से भी कोई गलती हो सकती है, तो बीआरएस बनाने से ये एरर्स भी पकड़े जाते हैं। इन तीनों कैटेगरी के डिफरेंसेस को, जितने भी तरह के डिफरेंसेस है, आने वाले वीडियोस में एक एक आइटम को, एक एक डिफरेंस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और बीआरएस में उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी समझेंगे। बीआरएस का फॉर्मेट समझ लीजिए, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फॉर्मेट के लिए मार्क्स कट जाते हैं। मैंने आपको बताया था बीआरएस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट, तो बीआरएस जब भी बनाएंगे सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी डेट है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक बैलेंस उठाएंगे, हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे जा सकते हैं या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके कैश बुक के बैलेंस पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में अगर एक ही दिया है तब तो आपके पास चॉइस नहीं है, और अगर दोनों दिए हैं तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर बोला है तो आप कि भाई कैश बुक से स्टार्ट करो तो उसी से स्टार्ट करिए। तो मैंने कैश बुक का बैलेंस ले लिया। अब जब भी ये बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम और एक एक्स्ट्रा कॉलम रहता है जिसमें हम डिटेल्स लिखते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना होगा ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, और अकाउंट्स में ये कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा, राइट। ये नेगेटिव भी हो सकता है, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। क्यों? बैंक आपको एक फैसिलिटी देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उससे ज्यादा पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं। तो जितने थे उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिए, ओवर ड्रॉ कर लिया, इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक इसको एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन के जैसे ट्रीट करता है और उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, मतलब आपके पैसे बैंक के पास नहीं पड़े हैं, आपने बैंक से पैसे ले रखे हैं, ये मतलब समझिए। तो अगर नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में, आपके लिए तो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, तो ये डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और स्टेटमेंट बनाते समय लिखना होता है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है या क्रेडिट। आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए। उसके बाद जो भी रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आगे के वीडियोस में एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं, पहले सारे ऐड वाले आइटम्स कर दीजिए, टोटल करके बाहर लिख दीजिए। उसके बाद सारे लेस वाले आइटम्स टोटल करके बाहर, और लास्ट में नेट नंबर आ जाएगा। दिस शुड बी, ये होना चाहिए आपका बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक के लिए क्रेडिट मतलब ये बैंक के पर्सपेक्टिव से है, आपके पैसे बैंक के पास है तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना। तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। वंस अगेन, पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, और नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस। तो ये है बीआरएस का फॉर्मेट और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना टाइमिंग डिफरेंसेस।